Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister Industries, Yam Ikram Dharijo Sahab, Minister Local Government, Saeed Ghani Sahab, हमारे आज के मेज़बान भी समझ लें, ऑर्गेनाइजर्स, उनमें सबसे पहले ज़ुबैर मोतीवाला साहब, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप, वाइस चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप और प्रेसिडेंट KCCI मोहम्मद जावेद बिलवानी साहब, यहाँ पे कराची चेंबर के पास्ट प्रेसिडेंट्स, कराची चेंबर के ऑफिस बेरर्स, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ज़ियाउल आरफीन साहब, वाइस प्रेसिडेंट फैसल खलील साहब, चेयरमैन स्पेशल कमेटी माय कराची एग्जीबिशन मोहम्मद इदरीस साहब, हमारे ऑनरेबल काउंसिल जनरल्स में तुर्की, ओमान, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से हमारे डिप्लोमेट्स, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कराची और बाहर से आए हुए मेहमान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ कराची चेंबर का कि उन्होंने अपनी रिवायत कायम करते हुए ये आज 20वां माय कराची एग्ज़िबिशन इवेंट जो कर रहे हैं, और ये एक सिग्नेचर इवेंट बन चुका है कराची के लिए, जो हर साल होता है। और मेरी खुश नसीबी है कि मैं अब काउंट भूल गया हूँ, काफ़ी बार मैं ख़ुद इधर आया हूँ और इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा इज़्ज़त अफजाई करते हैं और मुझे दावत देते हैं। उसके साथ साथ आज का ये इवेंट थोड़ा और अहम इसलिए भी है कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान और सूबों ने मिलके ये फ़ैसला किया कि हम अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को जो आता है वो सिर्फ़ 14 अगस्त नहीं बल्कि 1 अगस्त से शुरू करेंगे। और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची चेंबर को कि इस हवाले से, मुझे पता नहीं और सूबों में कोई इवेंट हुआ है कि नहीं, लेकिन सूबा सिंध का उस हवाले से जो 14 दिन की सेलिब्रेशन है, ये पहला इवेंट है। हमने पहला केक काटा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस साल ये 14 दिन 14 अगस्त तक शायना शान तौर पे मनाएंगे, इसलिए कि इसमें हम जो 1947 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जिद्दोजहद करके, एक पुरअमन जिद्दोजहद करके हमारा मुल्क हासिल किया था, और उसके बाद जब मुल्क पे मुश्किल पड़ी 1971 में, हमारा मुल्क 2 हिस्से हो गया। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को संभाला, और फिर रिसेंटली हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एटमी सलाहियत बनाने के लिए इफ्तिताह किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी कि हम वो अपने अफवाज को और ताकतवर कर सकें। और अब इस हुकूमत के दौर में जब मई में भारत ने एक साजिश की और जिसका जिक्र किया ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भी, उसको भरपूर जवाब दिया, तो हम इस साल ये यौम आज़ादी के 14 दिन मार्का हक को याद करते हुए मना रहे हैं। इस उन 3-4 दिनों में हमारी कौम ने साबित किया कि जब मुल्क पे कोई मैली नज़र से देखता है तो हम सब मुत्तहद होते हैं। और मैं हर एक को, हर सियासी जमात को, हर कम्युनिटी को, बिज़नेस सेक्टर, पूरे मुल्क में नाम मैं लेना शुरू करूँगा तो मुझसे कोई रह जाएगा, लेकिन पूरी कौम मुत्तहद होके, ना उन्होंने ज़बान की तफरीक देखी, ना मज़हब की तफरीक देखी, ना पेशे की तफरीक देखी, ना उम्र
ना जेंडर की कोई तफरीक थी, सब इकट्ठे थे और इसी वजह से हमें भरपूर कामयाबी हुई। इस कामयाबी पे एक बार फिर, इसलिए कि हम यौम आज़ादी आज से मना रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये माय कराची इवेंट, जैसे मैंने कहा, मैं कई बार ख़ुद यहाँ आ चुका हूँ, एक सिग्नेचर इवेंट बन चुका है कराची के लिए। और इस साल जैसे बताया गया कि कई और ममालिक भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके एग्ज़िबिशन में। ये बहुत ही खुशाइन बात है और इंशाअल्लाह ताला जो कराची का पोटेंशियल है, जो कराची में जान है, वो सारी इस माय कराची इवेंट से उभर के सामने आती है, जिसमें चेंबर, कराची चेंबर वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस इवेंट को कराने के लिए। ये इवेंट जैसे बताया 2004 में शुरू हुआ, जब कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 2004 से लेके आपको दिन याद होगा, यहाँ पे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में, और उस वक्त कराची सेंटर था टेररिज्म का। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कराची चेंबर ने ये प्रोग्राम शुरू किया और मैं अगर सिराज कासिम तेली साहब को याद ना करूं तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि वो इस इवेंट की, कराची चेंबर की, बिजनेसमैन ग्रुप की और कराची के लोगों की सही नुमाइंदगी करते थे। अल्लाह ताला ने चंद साल पहले उन्हें हमसे ले लिया, लेकिन जो चेंबर को ये मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी की हुई ये काविश जो थी उसको उन्होंने जारी रखा है। इस इवेंट में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध पहले भी सपोर्ट करती रही है और हम चाहेंगे कि इसको और वसी किया जाए। कुछ बातें मेरी अभी जावेद बिलवानी साहब से, ज़ुबैर मोतीवाला साहब से हुई है कि हम अगले दफ़े इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपना पार्ट प्ले करेगी। दो तीन चीज़ें जो जावेद भाई ने भी बात की, मैं भी जिक्र करना चाहूँगा। मैंने अभी जिक्र किया था 2004, मैं कराची शहर में पैदा हुआ हूँ, मैंने बहुत टाइम देखा है कराची शहर में, और आप लोग सब भी जो मेरे हम उम्र हैं उन्होंने वो टाइम भी 80s का देखा होगा, 90s का देखा होगा, जब कराची शहर में 10-20 की तादाद से रोज़ाना टेररिज्म के हवाले से लोग अपनी जान गंवाते थे। आपने वो टाइम भी देखा होगा कराची में जब बिजनेस कम्युनिटी, और मुझे मरहूम सिराज कासिम तेली साहब ने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया, जब आप लोगों से भत्ते लेके, एक ऑर्गेनाइज्ड भत्ता सिस्टम था, मतलब उसमें आप लोग शायद बुरा भी नहीं मानते थे, वो भत्ते दिया करते थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, ये वो टाइम था कि मैं 2013-14 तक की बात बता रहा हूँ, जब कराची दुनिया का छठा सबसे डेंजरस सिटी था। अल्लाह ताला का शुक्र है इस वक्त हम, मैं ये नहीं कह रहा कि अमन व अमान है, मैं जो बात कहता हूँ ना तो वो फिर एकदम मीडिया वाले उसको उठा लेते, लेकिन क्या है कि हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट होती हैं, हम भूल जाते हैं। वो ज़माना भी था जब आपको प्रोटेक्शन के लिए वो भत्ता देना पड़ता था, लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक 20-25 मिलियन की आबादी के शहर में क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, लेकिन उसके अंदर भी हुकूमत सिंध ने पूरी कोशिश की। और इस वक्त मैं ये कहूँगा कि ऑप्टिमम तो नहीं है, लेकिन पहले से अमन व अमान की सिचुएशन बहुत बेहतर है। स्ट्रीट क्राइम का एक बीच में दौर आया था, उसको भी कई हद तक, मैं ये नहीं इसलिए कि वो, मैं ये बात कहूँगा आज की 2-3 खबरें उठा के दे देंगे जी फलाने से मोबाइल फ़ोन छीन गया, यहाँ से मोटरसाइकिल छीन गई, यहाँ से गाड़ी छीन गई। तो ये चीज़ें इतने बड़े शहर में, मैं अगेन होनी नहीं चाहिए, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हालात हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, जो इस शहर का पोटेंशियल उस हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, नहीं है। लेकिन हुकूमत सिंध में कल एक मीटिंग थी और उसमें हम बात कर रहे थे,
हमने 2015-16 में वर्ल्ड बैंक से साथ मिलके और एक गैप एनालिसिस कराया था कि कराची में एक अच्छी लिवेबल सिटी होने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट, कितने रिसोर्सेज चाहिए। उस वक्त ये 2015 के हिसाब से लगाया था कि 3 ट्रिलियन रुपए, और ये 3 ट्रिलियन जब मैं बात बता रहा हूँ उस वक्त 2015-16 में हमारा सालाना जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था वो शायद 70-80 अरब रुपए होता था। उस वक्त उन्होंने कहा कि 3000 बिलियन रुपए आपको चाहिए कराची के वो गैप। और ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि खुद से पूरी नहीं कर सकते थे, हमें वफाक भी कितनी मदद करेगा शायद वो भी ना कर सके। तो हमने कई इनिशिएटिव्स लिए और वो इनिशिएटिव्स ने रिजल्ट्स दिखाई हैं। वो इनिशिएटिव्स हमने अपनी एडीपी के अंदर स्कीम्स दी, हमने एक मेगा स्कीम्स का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम जो स्कीम्स हैं वो उसी साल ख़त्म करते थे। अब अगर आप देखें शारा फैसल पे अंडरपास, आपका ये आगे शारा फैसल पे आगे जो दूसरी ब्रिज थी, नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त, वो बनाना। शारा फैसल को 1970 की दिहाई के बाद पहली बार एक 4 लेन करना। यहाँ पे काफ़ी दोस्त पुराने तारिक रोड और PCHS इस इलाके के रहने वाले हैं, उस सब को अपग्रेड करना, ओल्ड सिटी एरियाज़ को अपग्रेड करना, ये सब पिछले 5-6 सालों में हमने किया। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, अंडरपासेस, हब डैम रोड, मैं गिनना शुरू होऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी बात। ये तो फिर हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल एजेंसी से बात करनी शुरू की और इंटरनेशनल एजेंसी से बात करने के बाद हमने कराची में जो गैप्स हैं, अगेन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हमने कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पहले शुरू किया, फिर एक लिवेबल सिटी ऑफ कराची क्लिक के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। हमने BRTs के लिए येलो लाइन और रेड लाइन, ये दोनों जो काफ़ी अरसे से चल रही है लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है आगे। हमने वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना के कचरा उठाने के लिए बेहतरी लाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब हुए। इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिलके, उससे पहले हमने जब देखा कि वो BRTs में टाइम लग रहा है तो हम पीपल्स बस सर्विस शुरू की कराची के अंदर। हम पहली हुकूमत थे जिन्होंने EV बसेस लाए कराची में। ये सारे इंटरवेंशंस पिछले 8-10 साल, जब से ये थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर, इसलिए कि पहले तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वही अगर रोज़ाना 10-15 डेथ्स हो रही है टेररिज्म की तो आदमी कुछ और नहीं सोच सकता। लेकिन जब से वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है, हमें खुशी है कि हम इन सारी चीज़ों पे फोकस कर सकें और कराची को एक बेहतर शहर बना सकें। सिर्फ इस साल हम वो प्रोजेक्ट्स, मैंने उन प्रोजेक्ट्स से जिक्र किया था जो हम एक साल में कंप्लीट करते हैं पूरी एलोकेशन दे के। और हुआ ये कि मैंने जब बजट पेश किया तो वो 12 अरब रुपए का जिक्र किया कि 12 अरब रुपए की स्कीमें जो इसी साल कंप्लीट होंगी। तो अगले दिन मेरे मीडिया के दोस्तों ने लगाया जी कराची के लिए सिर्फ 12 अरब की स्कीमें, जबकि फिर उनको गिन के बताया गया कि वो 300 अरब के करीब की स्कीमें कराची में इस साल होनी। ये 12 अरब की वो स्कीम्स है जो हमने प्रोविंशियल ADP से एक साल में, वो पूरी प्रोविंशियल ADP नहीं, कंप्लीट करने के लिए दी। और अब मैं उनका भी जिक्र, मेरे ख्याल बहुत लंबी हो जाएगी तकरीर अगर एक एक का जिक्र करूँगा। तो ये इंटरवेंशन हमने की। पानी के ऊपर ख़ास तौर पे बात की। K4 अभी भी मुझे नंबर याद नहीं, शायद 78 अरब रुपए वफाक ने खर्च करने K4 को कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने सिर्फ 3 अरब इस साल रखे हैं। मेरी जैसे ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने कहा, बाकी जावेद साहब ने कहा, वफाक से ही दरख्वास्त होगी कि उसको जल्द से जल्द जो पानी आपने कराची की बाउंड्री तक ले आना है K4 का, वो मुकम्मल करें जहाँ तक आगे। इसलिए उसके अलावा 4 प्रोजेक्ट्स हैं K4 के। सबसे पहला प्रोजेक्ट है, हमने कैपेसिटी बढ़ानी है KB फीडर की
ताकि वो पानी ले सके, तो उसके हम लाइन कर रहे हैं। 50 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह इस साल कंप्लीट होगा जनवरी, इसलिए कि वो क्लोजर में कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में क्लोजर होता है। हम 40% कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी 60% इस साल करेंगे। ये पहला। फिर आपने वो कींझर से लेके कराची तक पानी लाना है, 170 अरब या 65 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है। आपने पावर सप्लाई देनी, इसलिए वहाँ पे 2 पंपिंग है, वो हम अपनी कंपनी सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी STDC के थ्रू वो पावर प्लांट लगा रहे हैं ताकि वो बिजली मुहैया कर सके। चौथा ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट है, जो शहर के अंदर आपने अपना नेटवर्क बढ़ाना है, और तकरीबन 80 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है, और उसकी पूरी फाइनेंसिंग अरेंज की हुई है। वो इस वक्त प्रोक्योरमेंट के फाइनल स्टेजेस में है। और हमने यही कोशिश की है कि हम, इसलिए कि उसमें 4 सेक्शन है, तो एक सेक्शन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 7 से 8 महीने में हम कंप्लीट करें। लेकिन हम सिर्फ K4 पे डिपेंड नहीं कर रहे। हमने हब से जो पानी हमें मिलता है कराची में 100 मिलियन गैलन मिलना चाहिए, लेकिन हमारा अपना नेटवर्क जो 1970 और 80 में वफाक ने बनाया था और उसको मेंटेन नहीं किया, फिर जो कनाल था, अब वो 40-45 MGD से पानी ज़्यादा नहीं उठा सकता है। हमने एक नया कनाल 100 MGD का, वो इंशाल्लाह, मुझे मेयर का जिक्र किया था, मेयर ने वादा किया है कि 14 अगस्त को उसका इफ्तिताह कराएगा। तो 100 MGD पानी, यानी 40 मिलता था, 60 एक्स्ट्रा इंशाल्लाह 14 अगस्त के बाद हमें मिलेगा। लेकिन वहाँ हमने ख़त्म नहीं किया। हमारा जो पूरा वो स्कीम है, कॉन्ट्रैक्ट है, हम वो 100 MGD तो नया कनाल है, और पुराना जो 100 MGD का कनाल था उसको भी रिहेबिलिटेट कर रहे, 100 पे लाते हैं, तो टोटल 200 MGD पानी, यानी 140 या 160 MGD पानी एक्स्ट्रा कराची को इंशाल्लाह वो साल के एंड तक हमने ख़त्म करना है। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, डमलोटी से हम पानी ला रहे हैं ताकि हम साउथ के एरिया में वो पानी दे सकें, और वहाँ से पानी जो बचेगा वो और एरियाज़ में डाइवर्ट करेंगे। तो ये इस साल के आखिर तक कम से कम 150 MGD पानी एडिशनल कराची को मिल सकेगा। वफाक से हमने कहा है कि हमारी एलोकेशन बढ़ाएं हम टाइम से, बलूचिस्तान की भी एलोकेशन बढ़ाएं, इसलिए कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है 1/3 2/3। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, हर टाइम हर साल भर जाता है। पहले प्रॉब्लम होता था, तो पानी मौजूद है हमारे हिसाब से। और इस वक्त रिसेंटली मिनिस्टर वाटर एंड पावर आए थे, मैंने उन्हें पर्सनली कहा था, मिनिस्टर वाटर पावर, तो वाटर रिसोर्सेज पावर अलग हो गया, मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज आए थे और उन्हें मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था। एक प्रोजेक्ट मेरे से रह गया जो हमारा अगेन एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, शाहराह भुट्टो। हमने उसको कोरंगी रोड से लेके कयूमाबाद तक कंप्लीट कर लिया है, कायदाबाद तक, कयूमाबाद से कायदाबाद तक कंप्लीट कर लिया है, और इंशाल्लाह इस साल के आखिर में वो M9 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ये हुकूमत सिंध इसलिए कि इसकी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 60 अरब से ऊपर है। हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, 10 अरब के करीब होगी। बाकी सारा प्राइवेट सेक्टर और लेंडिंग से हमने किया है, और इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट हम दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ हम उसका फ़ेज़ 0 में उसे कहता हूँ, उसको बना रहे हैं कि पोर्ट से लेके और कयूमाबाद तक कनेक्ट करना है। ये एलिवेटेड बनेगा, 64 बिलियन रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जो कि लास्ट स्टेजेस में है। हमारी डिज़ाइन, हमें एक प्रपोजल आई हुई है, बैंक्स इंटरेस्टेड हैं इसको फाइनेंस करने में, और इंशाल्लाह ताला तकरीबन 2 से 3 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड उसको हम चाहेंगे जल्दी करें उसको, वो हम कर रहे हैं। और ये एक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 2 इश्यूज़ का और मैं जिक्र करूँगा, तकरीर ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैंने भी जाना है और थोड़ा सा राउंड भी लगाना है। 2 चीज़ें, गैस, सब ने जिक्र किया, सिंध 70% गैस प्रोड्यूस करता है, और इसी एक्सपो सेंटर में मेरी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। जब मैं मिनिस्टर एनर्जी हुआ करता था, एक इवेंट पे मैं आया था, मुझे अच्छी तरह याद है,
वो गैस सप्लायर्स ने फेडरल गवर्नमेंट के लिए किया था। मैंने कहा भाई किसके लिए कर रहे हो जो हमें खुद गैस नहीं, और मैं अभी भी कायम हूँ कि जो हमारा हिस्सा है जायज़ वो हमें नहीं मिलता है। और मैं बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ कि वो हर जगह ये बात रेज़ करते हैं, और ये अभी भी पिछले 7-8 साल से CCI में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आगे पीछे हो रहा है। अभी तो 1.5 साल हो गया CCI की एक मीटिंग सिर्फ हुई है। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हर 3 महीने में मीटिंग होनी है। ये भी मैं अर्ज करूँगा कि बिज़नेस कम्युनिटी, सिंध के लोगों का जो एक डिमांड है कि हम अपने जायज़ हिस्से की गैस लिए, हमें आईनी हक है। आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है पहला हक उस सूबे के लोगों का है, वो हमें मिलनी चाहिए। आखिरी चीज़ जो कि आपने ज़िक्र नहीं किया किसी ने, लेकिन मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ, इस साल बजट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी FBR को एक ड्रैकोनियन पावर्स दिए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर काफ़ी रेजिस्ट किया। हमारे नेशनल असम्बली के अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और कुछ डाइल्यूट किया उनको। ठीक है, आप टैक्स लें, जायज़ टैक्स लें, हमारा फ़र्ज़ है, चाहे मैं सैलरीड क्लास का हूँ, चाहे मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, चाहे मैं बिज़नेस कम्युनिटी से हूँ, कमर्शियल एक्टिविटी करता हूँ, सब ने टैक्स देना है। लेकिन मैंने उनकी देखी हैं जो जिस तरीके से वो हरास करते हैं लोगों को, तो फेडरल गवर्नमेंट से यही है कि जी यू हैव टू हैव अ फ्रेंडली टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट टैक्सेस। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी करूँगा, जो इदारा कहता है कि जी मैंने कानूनी तौर पर टैक्स लेना है, कानून उसने भी फॉलो करना है, और वो कानून फॉलो नहीं करता, सिंध हुकूमत का कानून फॉलो नहीं करता, और इसको हमने टेकअप किया हुआ है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। मतलब अगर आप अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं कराएंगे और खुद टैक्स नहीं देंगे, अगर मैं टैक्स नहीं देता तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता मैं किसी और पे उंगली उठाऊँ। तो ये चीज़ मैं इस इवेंट के हवाले से भी सामने लाना चाह रहा था। काफ़ी बातें हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि सिंध हुकूमत हमेशा चेंबर के साथ, बिजनेसमैन ग्रुप के साथ इस इवेंट को पिछले सालों से और बेहतर करे। कराची इज़ द ज्वेल इन द क्राउन। हमारा लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारा दारुल खिलाफा सिंध का, जिसके अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई, जिसमें एक बार नहीं 2 बार रेजोल्यूशन पास हुई पाकिस्तान की हिमायत में, और सिंध के लोग, सिंध के वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो 1945 और 47 में इधर थे, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उनकी ये सोच थी कि पाकिस्तान हमें बनाना है। और जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, मैं अगर लंबी बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का आगाज़ हुआ था जब सिंध ने मुंबई से, बॉम्बे उस वक्त होता था, बॉम्बे से अलहदगी के लिए एक मुहिम, एक जद्दोजहद चलाई थी। वो स्टार्ट था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इंगेज किया था एज ए लॉयर। उन लोगों ने 1920 और 30 की दिहाई की बात है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इंगेज किया था, ये देखते हुए कि उनका स्टैचर देखते हुए, उनकी काबिलियत देखते हुए, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उसी जो एक जद्दोजहद थी उसको एक अच्छे स्टेट्समैन की तरह इस्तेमाल करते हुए हमें 1947 में आज़ादी दिलाई। तो एक बार फिर आप सबको आज़ादी मुबारक। इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे होके, मुत्तहद होके, अगर फिर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसको भी भरपूर जवाब देंगे। और जो इकॉनमी में एक बेहतरी आ रही है, आप देख रहे हैं रोज़ाना एक अच्छी खबर आती है, उसके लिए भी मतलब मैं खराज तहसीन इस बात पे ज़रूर पेश करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, वफाकी हुकूमत को, सदर साहब को, कि इस मुश्किल दौर में हमारे रिलेशनशिप, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली ईस्टर्न नेबर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी दुनिया से इस वक्त हमारे, जो एक ज़माना था जो हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था,
अब हमारी रिलेशनशिप ऐसी हो गई है कि हर एक हमसे ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो इस सब पे मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये माय कराची इवेंट और बेहतर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।